नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल धीवर एकेडमी पर। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 15वां होने वाला है। और आज के क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो शिक्षण अभिरुचि होने वाला है। और आज के क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो शैक्षिक तकनीकी एवं विधियों के बारे में जानेंगे। और इसमें सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा सा थ्योरी पढ़ाऊंगा, उसके बाद MCQ सीरीज के माध्यम से, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस के माध्यम से सारे प्रश्नों को आप लोगों को अच्छे से समझाते हुए चलूंगा, ठीक है। और आज का जो प्रश्न रहेगा ना, वो जिस प्रकार से अभी वर्तमान में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कूट आधारित ना, सेम उसी प्रकार से आप लोगों का ये जो क्वेश्चन है वो रहने वाला है, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक आप लोगों को पढ़ना है और पहले आप लोगों को खुद आंसर लेना है, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को विस्तार पूर्वक सारे प्रश्नों को आंसर दूंगा, ठीक है। और लास्ट में आप लोगों को होमवर्क भी दूंगा, मतलब ना कुछ प्रश्न ऐसे लेकर के आऊँ जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लगभग 10 से 12 क्वेश्चन रहेगा ना, वो आप लोगों के लिए होमवर्क के तौर पर दे दूंगा और अपने व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें डाल दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो शैक्षिक तकनीकी एवं विधियां करके आज का टॉपिक है। और आप लोगों का अगर सिलेबस को दिखाओ ना, चाहे वो बीएड के होंगे चाहे वो डीएलएड के होंगे, दोनों का जो सिलेबस है वो सेम है, लगभग लगभग, है ना। तो आज का जो टॉपिक कहाँ से लिया गया है ये अगर आप लोगों को दिखाओ ना, तो सबसे पहले ध्यान से देखोगे ना, तो ये देखो शिक्षण प्रविधियां करके दिया है, उसके अलावा तकनीकों के संबंध में प्रश्न पूछा जाएगा ये बोला है। तो शिक्षण प्रविधियां क्या होता है ये जानेंगे, और उसके अलावा तकनीकी के संबंध में प्रश्न कैसे कैसे बन सकते हैं, क्या होता है तकनीकी, इसके माध्यम से जानेंगे। और एक्चुअल में जो टॉपिक है ना वो शैक्षिक तकनीकी एवं विधियां करके आप लोगों का जो टॉपिक है वो बनने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले ना आप लोगों को थोड़ा सा ना इसका थ्योरी को पढ़ना है। थ्योरी को पढ़ने से पहले आप लोगों को ये मैं समझा देता हूँ अपने शब्दों में कि शैक्षिक तकनीकी एवं विधियां क्या होता है, ये आप लोगों को पहले अपने शब्दों में समझा देता हूँ, ताकि आप लोगों को ना थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है ना वो अच्छा हो जाए। तो सबसे पहले आप लोगों को ना शैक्षिक तकनीकी क्या होता है ये बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। शैक्षिक तकनीकी का मतलब ये होता है कि एक शिक्षक वर्तमान प्रणाली का यूज़ करते हुए, टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए किस प्रकार से बच्चों को सरल से सरल तरीके से पढ़ा सकता है, तकनीकियों का प्रयोग करते हुए। उसी कड़ी में आप लोगों ने देखा होगा कि अभी जितना भी स्कूल हो रहा है ना उनको डिजिटल किया जा रहा है। मतलब आप लोगों ने देखा होगा ना कि पुराने समय में सबसे पहले ब्लैक बोर्ड हुआ करता था, आगे चल करके वो ग्रीन बोर्ड में बदल गया, अब वर्तमान में डिजिटल बोर्ड चल रहा है आजकल के युग में। क्योंकि देखो शैक्षिक अभी जितना वर्तमान में टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करते हुए बच्चों को सरल से सरल तरीके से किस प्रकार से जिस टॉपिक को हम पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक को बोल करके प्लस दिखा करके हम लोग पढ़ाएं, ताकि बच्चा जो है वो एक बार में सीख जाए। तो इसे क्या बोला जाता है, शैक्षिक तकनीकी बोला जाता है। कि पढ़ाने में किस प्रकार से वर्तमान में जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करते हुए बच्चों को सरल से सरल तरीके से पढ़ाया जा सकता है। और टेक्नोलॉजी में क्या क्या आ जाएगा, डिजिटल बोर्ड आ जाएगा, उसके अलावा प्रोजेक्टर आ जाएगा, उसके अलावा मोबाइल फ़ोन वगैरह से जितना भी प्रोजेक्टर चलाते हैं ना हम लोग यूज़ करते हैं, जितना भी तकनीकी का यूज़ करते हैं वो सारे के सारे शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत आ जाएगा। अब आप लोगों को विधियाँ क्या होता है ये समझा देता हूँ, विधियाँ को भी ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। विधियाँ कहने का मतलब ये है कि एक शिक्षक जो है वो किसी भी टॉपिक को पढ़ाते वक्त बच्चे को किस प्रकार से सरल तरीके से सरल विधियों का उपयोग करके बच्चों को पढ़ाएगा। एग्जाम्पल देता हूँ, आप लोगों ने देखा होगा कि कई शिक्षक जो ऐसे होते हैं जब किसी टॉपिक को पढ़ाते हैं तो वो नाच नाच कर पढ़ाते हैं। कई शिक्षक ऐसे होते हैं जो गा गा कर पढ़ाते हैं। कई शिक्षक ऐसे होते हैं जो बच्चों को क्रिएटिविटी के माध्यम से सरल तरीके से सिखाने के लिए अलग अलग तकनीकियों का उपयोग करता है, अलग अलग विधियों का उपयोग करके बच्चों को पढ़ाता है, ताकि बच्चा जो है वो एक बार में सीख जाए। ठीक उसी प्रकार से एग्जाम्पल देता हूँ, मैं अगर मान के चलो किसी कक्षा में बच्चे को पढ़ाने गया और पढ़ाने जाऊँगा तो मैं किस प्रकार की विधियों का प्रयोग करूँगा। मैं बच्चों को मान लो जड़ के बारे में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जड़ मतलब एक पेड़ का जो जड़ होता है वो कैसा होता है ये बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। तो मैं कैसे विधियों का यूज़ करूँगा, सबसे पहले मैं बाहर जाऊँगा, जा करके एक कोई भी सा पौधा उखाड़ करके ले आऊँगा और लाने के बाद बच्चों के सामने पहले दिखाऊंगा कि बेटा ये देखो इसका पत्ता ऐसा होता है, इसके वजह से इसका कलर जो है वो ग्रीन होता है, इसका जड़ जो है वो रेशेदार है कि कुछ और है। इस प्रकार से अगर मैं इस विधि का उपयोग करूँगा ना बच्चे को करके दिखा करके और बता करके, तो वो जल्दी से जल्दी सीख पाएगा। तो ये जो मैंने मेथड का उपयोग किया उसे क्या बोलते हैं जी, विधियाँ बोला जाता है। कि आप बच्चों को सरल से सरल तरीके से किस प्रकार से आप पढ़ा सकते हो, एक जटिल टॉपिक को सरल माध्यम से कैसे पढ़ा सकते हो, तो ये क्या कहलाता है, विधियाँ कहलाता है। जिस विधि का जिस मेथड का आप उपयोग करते हैं ना तो उसे विधियाँ कहते हैं। और शैक्षिक तकनीकी मतलब वर्तमान में जो भी टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करना क्या कहलाएगा, शैक्षिक तकनीकी कहलाएगा। जब आप लोग डीएलएड में एडमिशन ले लोगे ना, तो डीएलएड में एडमिशन होने के बाद ना जब आप लोग स्कूल इंटर्नशिप में जाओगे ना, तो आपको भी यही सिखाया जाएगा कि आपको क्या बोलेंगे, जब किसी टॉपिक को आप पढ़ाने जाओ उससे पहले आप टीएलएम तैयार करो, मतलब
मतलब जिस टॉपिक को आपको पढ़ाना है उस टॉपिक का कुछ ना कुछ टीएलएम बना करके ले जाओ, ताकि बच्चा जो है वो देख करके सीख सके और सुन करके सीख सके। जब सामने देखते हैं और देख करके सीखते हैं ना, कि हमारे सामने कोई भी मॉडल वगैरह जो है उसको देखते हैं तो वो जो बच्चों के मन में क्यूरियोसिटी वो बढ़ता है ना जानने के लिए। तो इसी प्रकार से आपको भी पढ़ाना पड़ेगा जब इंटर्नशिप में जब स्कूल में जाओगे तो, ठीक है। जब डीएलएड का कोर्स ज्वाइन करोगे, ज्वाइन करने के बाद आप लोग स्कूल इंटर्नशिप में जाओगे तो वहाँ आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, तकनीकी का भी उपयोग करना पड़ेगा और विधियों का भी उपयोग करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको टीएलएम भी तैयार करना होगा। और टीएलएम का मतलब होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, मतलब ना पढ़ाते वक्त ना लर्निंग के लिए, सीखने के लिए किस किस मटेरियल का आप यूज़ करते हैं, इसे टीएलएम कहा जाता है, ठीक है। तो मुझे यकीन है कि अब आप लोगों को ना समझ में आ गया होगा कि शैक्षिक तकनीकी एवं विधियाँ क्या होता है। अब हम लोग ना थोड़ा सा पुस्तकीय ज्ञान को ले लेते हैं, सारी चीज़ों को आप लोगों को और अच्छे से समझाते हुए चलूँगा, ठीक है। इसके बारे में आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी, ठीक है। ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए चलते हैं, और आज का ये जो क्लास भी खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद इसका पूरा जो पीडीएफ है वो मैं अपने व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दूंगा। तो आप क्या करोगे, ये जो थ्योरी की क्लास रहेगा उसको, प्लस इसका जो एमसीक्यू अभी जस्ट कराऊंगा उसको, और उसके अलावा आप लोगों को 8 से 10 होमवर्क जो दूंगा उसको, तो ये सारी चीज़ों को आप लोगों को व्हाट्सअप ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोबारा आप लोग पढ़ लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाता हूँ। और जब आप लोग स्वयं जब ना सुन करके पढ़ोगे, देख करके पढ़ोगे, और उसके बाद स्वयं जब पढ़ोगे, तो आप लोगों को क्या होगा, ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख पाओगे आप लोग, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, इसके थ्योरी को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। तो मैं पढ़ दे रहा हूँ, ध्यानपूर्वक आप लोग सुनिएगा। शिक्षण एक कौशलपूर्ण व्यवसाय है, अतः शिक्षण व्यवसाय में विशिष्ट कौशलों, विधियों एवं तकनीकियों का गहन अध्ययन अनिवार्य है। बिना कौशलों, विधियों एवं तकनीकियों के ज्ञान के कोई भी शिक्षक का उत्तम शिक्षक बनना संभव नहीं है। यही कारण है कि शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों में छात्रों को शिक्षण व्यवसाय के लिए तैयार करने के लिए इन सभी विधाओं का व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया जाता है। वैसे भी माना जाता है कि जिन व्यवसायों में विशिष्ट कौशलों की आवश्यकता होती है, उन्हें अपेक्षाकृत क्षमताओं के अभाव में दक्षतापूर्ण संपन्न नहीं किया जा सकता है। शिक्षण व्यवसाय समय के साथ ही अधिक जटिल हो गया है, अतः शिक्षण को सरल व सहज बनाने के लिए अनेक तकनीकी एवं विधियों का प्रयोग करते हैं। शिक्षण व्यवसाय भी समय के साथ साथ अधिक जटिल हो गया है। आज शिक्षा अभिभावकों के संदर्भ में एक निवेश है, तथा इससे किसी उद्योग में निर्मित उत्पादों की उत्कृष्टता एवं प्रभावशीलता से तुलना की जाने लगी है। अतः आज हम इस नवीन विधियों, युक्तियों, कंप्यूटर, दृश्य श्रव्य सामग्री, इंटरनेट तथा दूरदर्शन जैसी प्रौद्योगिकी का उपयोग होने लगा है। संक्षेप में, शिक्षक अब पुरातन समय का सरल अप्रशिक्षित व्यक्ति नहीं है, जो अति सामान्य दशाओं में मनोकुल शिक्षण कर लेता था। आज के युग में कदम कदम पर चुनौतियां प्रतीत होती है, और इस चुनौती को स्वीकार करते हुए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने अनेक कदम उठाए और योजनाएं बनाए। इनमें शिक्षण युक्तियां, विधियां, प्रविधियां, शिक्षण योजना का निर्माण, विभिन्न शिक्षण कौशल एवं गतिविधियां, शिक्षण विधियों का अनुप्रयोग एवं मूल्यांकन आदि है। नवीन शिक्षा प्रणाली में रटने को बल नहीं दिया जाता, बल्कि बालक के इच्छा, रुचि, प्रेरणा, क्षमताओं और कुशलताओं आदि को बल दिया जाता है। शिक्षण में अनेक विधियां का प्रयोग करके अध्ययन कार्य को सहज व सरल बनाकर प्रस्तुत किया जाता है। यह निम्न है, क्या क्या है तो, कार्यात्मक विधि, खेल विधि, प्रोजेक्ट विधि, भ्रमण विधि, व्याख्यान विधि, समस्या समाधान विधि आदि। इनमें क्रियात्मक विधि बहुत ही उत्तम है। तो क्रियात्मक विधि क्या है, इसमें बहुत ही ज़्यादा उत्तम है, ये बोला गया है। उसके साथ साथ ना क्या बोला है, नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। शिक्षण विधियों से विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न, मतलब यह कि शिक्षण विधियाँ जो हम लोगों का टॉपिक है ना, इसमें से ना विगत वर्ष में जितना भी प्रश्न इसमें से पूछा गया ना, उसको दिया गया है। सबसे पहला इसमें दिया है, इसको ध्यान से पढ़िए। छात्रों को सीखने से संबंधित समस्या का उत्तम उपाय निदानात्मक शिक्षण, और ये पूछा गया कब है तो प्री बीएड 2022 में एक क्वेश्चन जो है ना ये पूछा गया था। नेक्स्ट दूसरा को ध्यान से पढ़िए। पीयर रेटिंग एक मूल्यांकन उपकरण है, जिसमें किसी व्यक्ति के कार्य का मूल्यांकन अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है। तो पीयर रेटिंग क्या है, यह आप लोगों को याद रखना, एक ना मूल्यांकन का उपकरण होता है, जिसमें किसी व्यक्ति का जो मूल्यांकन है ना दूसरे व्यक्ति के द्वारा क्या किया जाता है, तो वो क्या कहलाएगा, पीयर रेटिंग कहलाएगा।
जाएगा, नोट करके रख लेना है, आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए उसके बाद तीसरा को ध्यान से पढ़िए। मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादनकर्ता मारिया मॉन्टेसरी है। यह विधि अन्वेषण, खोज, अभ्यास, सहयोग, खेल पर आधारित विधि है। मॉन्टेसरी विद्यालय इंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल देता है। तो आप लोगों को इस प्रॉपर पॉइंट में क्या आप लोगों को नोट करके रखना है, मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादनकर्ता कौन है, तो मारिया मॉन्टेसरी है। मॉन्टेसरी विधि लेना और मॉन्टेसरी विधि का जनक कौन है या प्रतिपादनकर्ता कौन है, तो मारिया मॉन्टेसरी ले लेना है, आप लोगों को रटने की आवश्यकता नहीं है। मॉन्टेसरी विधि किस किस पर बल देता है, तो अन्वेषण, खोज पर बल देता है, अभ्यास पर बल देता है, सहयोग पर, खेल आधारित विधि है। और ये जो है ना वो एक विद्यालय के समान है। क्या, तो जैसे बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए होता है ना जी, हैं, सेम उसी प्रकार से छोटा एक विद्यालय है जिसमें इंद्रियों के प्रशिक्षण पर क्या दिया जाता है, बल दिया जाता है। और इंद्रियां का मतलब क्या होता है, हम लोग अपने इन्फॉर्मेशन जो होता है वो कैसे प्राप्त करते हैं, अपने इंद्रियों के माध्यम से। और इंद्रियां कितना है, टोटल 5 प्रकार की इंद्रियां हैं। सबसे पहले आँख हो जाएगा जिससे हम देखते हैं, दूसरा कान हो जाएगा जिससे सुनते हैं, तीसरा जीभ हो जाएगा या मुंह बोल सकते हो जिससे हम लोग स्वाद को क्या करते हैं, जानते हैं। चौथा जो होगा हम लोगों का हाथ हो जाएगा, ये स्किन हो जाएगा जिसको हम लोग क्या करते हैं, स्पर्श करके ना पता करते हैं। और पांचवा जो होगा वो नाक हो जाएगा, और नाक से क्या करते हैं, सुगंध को क्या करते हैं हम लोग, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि ये कैसा है। तो इस प्रकार से 5 प्रकार की क्या होता है, इंद्रियां होता है हमारा, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए उसके बाद चौथा को पढ़िए। छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए सतत मूल्यांकन सबसे उपयुक्त है। तो छात्रों की उपलब्धि के मूल्यांकन करने के लिए क्या करना चाहिए, सतत मूल्यांकन करना चाहिए। और सतत मूल्यांकन का मतलब ये होता है कि ना जो हफ्ते में वगैरह में या महीने में जो टेस्ट होता है ना, तो उसको सतत कंटिन्यू लेते रहना। इससे क्या होता है, मूल्यांकन लेने से छात्रों की ना कमजोरियों को पता चलता है कि वो किस फील्ड में, किस पक्ष में वो कमजोर है, इसका पता चलता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि फिर उस पर ना दोबारा से अच्छे से उसको, जिस फील्ड में वो कमज़ोर है उसको पढ़ाया जाता है, अच्छे से उसको स्ट्रॉन्ग किया जाता है जब पता चलता है तो, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। पांचवा को ध्यान से पढ़िए। एक शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया आगमनात्मक तथा प्रयोगमूलक ज्ञान पर आधारित होता है, तो ये ध्यान रखना है। छठा को ध्यान से पढ़िए। शिक्षण विधि के चयन के लिए छात्रों को सामाजिक आर्थिक परिदृश्य का ध्यान नहीं रखना चाहिए। तो एक शिक्षक होने के नाते आप जब शिक्षण विधि करा रहे हो, मतलब बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो आपको बच्चे का जो सामाजिक स्थिति है या आर्थिक जो परिदृश्य है, जो स्थिति है, उसको ध्यान नहीं देना चाहिए कि कौन बच्चा गरीब है, कौन बच्चा अमीर है, कौन बच्चा किस वर्ग से आता है, ये आपको ध्यान नहीं देना चाहिए एक शिक्षक होने के नाते, ये बोला गया है इसमें। नहीं। सातवां को ध्यान से पढ़िए। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक WS किलपैक्ट्रम है। इसमें छात्र अधिक क्रियाशील रहता है और स्वयं अनुभव करके सीखता है। तो ये पॉइंट को आप लोगों को नोट करके रखना है। प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है, तो प्रोजेक्ट विधि के जनक या प्रतिपादनकर्ता जो है वो WS किलपैक्ट्रम है। केवल ये याद रखना है कि प्रोजेक्ट विधि किलपैक्ट्रम, ये आप लोगों को याद रखना है। शॉर्ट में कहीं पर आप लोग नोट करके रख लो। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है या कूट में प्रश्न अगर पूछा जाएगा तो कैसे पूछा जाएगा, किंडरगार्टन का विधि का जनक कौन है, ये पूछा जाएगा। एक तरफ दिया जाएगा प्रोजेक्ट विधि का जनक कौन है, ये दिया जाएगा। एक तरफ और ये दिया जाएगा कि मारिया मॉन्टेसरी, मतलब मॉन्टेसरी विधि का जनक कौन है, ये दिया जाएगा एक साइड। और एक साइड आप लोगों का उसका नाम दे दिया जाएगा, प्रतिपादनकर्ता का नाम, और पूछा जाएगा कि इसमें सही आंसर कौन सा है, कूट में जमाइए बोल करके। तो इसीलिए आप लोगों को याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। तो प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है, वो किलपैक्ट्रम है, ये आप लोगों को नोट करके रखना है, ठीक है। और ये जो प्रोजेक्ट विधि है ना, वो स्वयं के अनुभव के द्वारा क्या करते हैं, सीखते हैं जो बच्चा होता है वो। आठवां को अब ध्यान से पढ़िए। किंडरगार्टन शिक्षण विधि के जनक कौन है, फ्रॉबेल है। तो इसे भी आप लोगों को नोट करके रखना है। किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है, फ्रॉबेल। कैसे याद रख सकते हो, किंडरगार्टन से केवल आप लोग गार्डन ले लेना, घूमने जाते हो ना जी, गार्डन में है घास फूस वाला गार्डन में, तो गार्डन ले लेना। गार्डन में क्या रहता है, गार्डन में मेढक रहता है। मेढक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फ्रॉग बोलते हैं। फ्रॉग से क्या लेंगे आप लोग, फ्रॉबेल लेंगे। किंडरगार्टन मतलब आपको गार्डन लेना है, गार्डन में मेढक आप लोग देखे होंगे ना, तो मेढक ले लेना। मेढक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फ्रॉग बोलते हैं, तो फ्रॉग से क्या लेना है, फ्रॉबेल लेना है।
कुछ ना कुछ ट्रिक के माध्यम से या कुछ ना कुछ करके आप लोगों को याद करना होगा। कोई भी शॉर्ट ट्रिक उतना ज़्यादा होता नहीं, खुद से बनाने पड़ते हैं। रटोगे तो भूल जाओगे, लेकिन इस प्रकार से अगर याद रखोगे ना तो नहीं भूलोगे आप लोग, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए, अब आप लोगों का एक्चुअल में जो प्रश्न होता है ना वो यहाँ से शुरू होता है। आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि सर आपने थ्योरी में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा है, लेकिन प्रश्न में ना ज़्यादा कूट वगैरह में पूछ रहे हो, ये मत बोलना आप लोग। क्यों? क्योंकि आप लोगों को टेस्ट करना है, मतलब आप लोगों को जितना से जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन नया नया। सारा क्वेश्चन को तो मैं आप लोगों को व्हाट्सअप ग्रुप में प्रोवाइड करूँगा जी, आज का ये जो क्लास ख़त्म हो जाएगा उसके बाद। और पीडीएफ जो प्रोवाइड करूँगा उसके लास्ट में उसका आंसर की भी डाल दूंगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना, दोबारा प्रैक्टिस करना, समझना। और जो प्रश्न आप लोगों को समझ में ना आए, मेरे को क्या है, आपको एक नंबर दिया हो ना, उसमें आप लोग क्या कर सकते हो, व्हाट्सअप में मेरे को मैसेज कर सकते हो, पर्सनल भी। तो वहाँ से आपको जवाब दे दूंगा और नेक्स्ट क्लास में उसको ऐड करके आप लोगों का उसका फॉर्मूला भी बता दूंगा, मतलब उसको समझा भी दूंगा अच्छे से, ठीक है। तो व्हाट्सअप ग्रुप में आप लोग शामिल कैसे हो सकते हो, या तो आप लोग इंस्टाग्राम पे जाइए और सर्च कीजिए बाय एमडी धीवर करके, वहाँ पर आप लोगों को मेरा प्रोफाइल मिलेगा। मेरे प्रोफाइल में कमेंट करके बोल सकते हो कि सर व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ना है बोल करके। उसके अलावा आप लोगों की स्क्रीन पर एक रेंडमली व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, वो भी मेरा ही नंबर है। तो उसमें भी आप लोग डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो व्हाट्सअप में कि सर मेरे को व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ना है बोल करके। तो वहाँ से आपको नंबर लेकर के ना आपको व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दूंगा। और व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ने के लिए केवल आप लोगों को नॉमिनल जो चार्ज है वो पे करना होगा। इतना भी नहीं लूँगा कि आप पे ना कर पाओ, एकदम नॉमिनल चार्ज लूँगा जी। जहाँ से आप लोग मार्केट से थोड़ा बहुत कुछ खाते हो ना अकेले, तो उतना ही चार्ज दूंगा। एक पुस्तक के सामान भी लूँगा, बहुत कम लूँगा, क्योंकि मेरे को ट्रैफिक वगैरह नहीं चाहिए। कम लोग आएंगे चलेगा, उतना की ही पढ़ाऊंगा चलेगा, लेकिन उन लोग अच्छे से पढ़ेंगे। सारा जो बुक मटेरियल है वो आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। उसके अलावा आप लोगों को जो भी गाइडलाइंस की ज़रूरत पड़ेगा, बेशक आप लोग उस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको बेशक गाइड वगैरह सारा चीज़ कर दूंगा कि कैसे आपको गवर्नमेंट कॉलेज अचीव करना है और बेहतरीन तरीके से कैसे पढ़ना है, सारा चीज़ आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। चलिए पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को आप ध्यान से पढ़िए। फ्लेमिंग के वर्क अधिगम मॉडल के अनुसार 4 प्रकार के अधिगम शैलियाँ हैं। ऑप्शन ए दृश्य विश्लेषणात्मक पाठक और ज्ञानवान गतिज। ऑप्शन बी दृश्य श्रवण पढ़ने लिखने की प्राथमिक और गतिज। ऑप्शन सी दृश्य जागरूकता पाठक और ज्ञानवान। या ऑप्शन डी दृश्य प्रबल तर्क संगत और गतिज। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, पहले आप बताइए। एक प्रकार से आप लोग गेस कीजिए, उसके बाद ना सारी चीज़ों को आप लोगों को विस्तार पूर्वक मैं समझाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। लेकिन पहले खुद से आंसर लेने की कोशिश कीजिए। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। दृश्य श्रवण पढ़ने लिखने की प्राथमिकता और गति जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? फ्लेमिंग के वर्क अधिगम मॉडल के अनुसार 4 प्रकार की अधिगम शैलियाँ हैं। तो 4 प्रकार की जो अधिगम शैलियाँ होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दृश्य श्रवण पढ़ने लिखने की प्राथमिकता और गति जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे आप लोगों को और थोड़ा अच्छे से समझा देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये जो वर्क लिखा है ना, तो वर्क में से ये जो वी का मतलब होता है ना, तो वी का मतलब होता है विजुअल, मतलब दृश्य होता है। उसके अलावा ए का जो मतलब होता है ना वो ऑडिटोरी होता है। क्या? तो ए का जो मतलब होता है वो ऑडिटोरी होता है, जिसका हिंदी मतलब श्रवण होता है, सुनना। उसके अलावा आर का जो मतलब होता है वो रीडिंग होता है। क्या? तो आर का मतलब होता है वो रीडिंग होता है, मतलब पढ़ना हो जाता है। और रीडिंग के अंतर्गत राइटिंग को भी लिया गया है, लिखना को भी इसी के अंदर समाहित किया गया है, ठीक है। और उसके अलावा लास्ट में ये जो के है ना वो काइंथेस्टिक हो जाएगा। क्या? तो काइंथेस्टिक ये जो है ना वो हो जाएगा, और इसका मतलब होता है गतिज हो जाएगा। तो ये के को लिया गया है। तो इस प्रकार से वर्ग अधिगम का जो मॉडल होगा ना, तो वर्ग का जो पूरा फुल फॉर्म होगा ये यही होता है कि दृश्य श्रवण पढ़ने लिखने और गतिज जो है ना इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो चाहो तो नोट करके रख सकते हो, अदरवाइज केवल आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो इजी तरीके से समझ में आ जाएगा आप लोगों को और भी, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में इसका जो पूरा पीडीएफ है प्रोवाइड कर दूंगा ना जी अभी 10 मिनट बाद। तो आप लोग वहां से डाउनलोड कर लेना व्हाट्सएप ग्रुप से और दोबारा प्रैक्टिस कर लेना एक बार। और इसके लास्ट में ना जो आंसर की है वो भी डाल दूंगा, ताकि आप लोग का क्या है प्रैक्टिस करते बन जाए और लास्ट में आंसर देखते भी बन जाए, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा को आप ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अनुभवजन्य अधिगम का सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत करती है? ऑप्शन ए पाठ्य पुस्तक पढ़ने और नोट्स लेना। ऑप्शन बी व्याख्यान सुनना और नोट्स लेना। ऑप्शन सी व्यवहारिक हैंड ऑन कार्यशाला में प्रतिभाग करना। या ऑप्शन डी ऑनलाइन शैक्षिक वीडियो देखना। तो क्या इसका आंसर हो सकता है?
तो प्रश्न क्रमांक दूसरा का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। व्यवहारिक हैंड्स ऑन कार्यशाला में प्रतिभाग करना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अनुभवजन्य अधिगम का सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत करता है? तो अनुभवजन्य अधिगम का मतलब ये होता है कि अपने अनुभव के आधार पर सीखना, कोई चीज़ को लर्न करना, तो वो क्या कहलाएगा? अनुभवजन्य अधिगम कहलाता है। अधिगम का मतलब बताया था ना, लर्न करना, सीखना होता है अधिगम का जो मतलब होता है वो। और व्यवहारिक कार्यशाला में प्रतिभाग करना, व्यवहारिक कार्यशाला में प्रतिभाग करने का मतलब यह है कि मान के चलो जो बालक है वो किसी विद्यालय में पढ़ता है और विद्यालय में किसी प्रकार की जो प्रतियोगिता है उसका ऑर्गेनाइज किया गया है, उसको रखा गया है। तो जो बालक है ना वो अपने अनुभव के आधार पर क्या करेगा? उसमें प्रतिभाग करेगा, मतलब पार्टिसिपेट करेगा, और पार्टिसिपेट करके अपने अनुभव के आधार पर क्या करेगा? वो लर्न करेगा, वो सीखेगा, अपना जो अनुभव वो क्या करेगा? प्रस्तुत करेगा सामने वाले के सामने, मतलब कंपटीशन में। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। अब आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा कूट प्रश्न भी है जी। शुरुआती में एक दो प्रश्न जो है ना वो आप लोगों के लिए ईजी लेकर के आया हूँ, ताकि आप लोगों में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो होता है ना वो बिल्ड करे। उसके बाद आप लोगों का जो कूट प्रश्न होता है ना वो आगे शुरू होगा, देखना कितना ज़्यादा कूट में है। चलिए प्रश्न क्रमांक तीसरा को आप ध्यान से पढ़िए। कौन सी रणनीति विषय वस्तु को भाग में विभाजित करने एवं समूह को विभिन्न भागों पर विशेषज्ञ बनाने को शामिल करती है? ऑप्शन ए राउंड रॉबिन ब्रेनस्टॉर्मिंग, ऑप्शन बी जिंगासा तकनीकी, ऑप्शन सी थिंक पेयर शेयर तकनीकी, या ऑप्शन डी केस अध्ययन तकनीकी। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? पहले आप थोड़ा सा गेस कीजिए, एटलीस्ट गेस तो कीजिए, फिर आप लोगों को सारी चीज़ों को अच्छे से समझाऊंगा मैं। तो प्रश्न क्रमांक तीसरा का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी जिंगासा तकनीकी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? कौन सी रणनीति विषय वस्तु को भागों में विभाजित करने एवं समूहों में विभिन्न भागों पर विशेषज्ञ बनाने को शामिल करता है? तो वो जिंगासा तकनीकी करेक्ट हो जाएगा। अब आप लोग ये जान लो कि जिंगासा तकनीकी क्या होता है, ये थोड़ा सा आप लोगों को सरल तरीके से समझा देता हूँ। जिंगासा तकनीकी का मतलब ये होता है कि एक क्लास में जितने भी बच्चे होते हैं तो उस बच्चे को क्या किया गया? अलग अलग 3-4 समूहों में विभाजित किया गया, 5-5 या 10-10 के ग्रुप में विभाजित किया जाता है। और विभाजित करने के बाद ना उस 5 या 10 के ग्रुप में जो बालक है उसको एक टॉपिक दे दिया जाता है या कोई एक असाइनमेंट दे दिया जाता है। और उस असाइनमेंट पर ना जब बच्चा ना डिस्कशन करता है, सिर्फ आपस में क्या करेगा? डिस्कशन करेगा, एक दूसरे को विचार को क्या करेगा? एक दूसरे में केवल ग्रुप में ही डिस्कशन किया जाएगा, तो उसे क्या कहा जाता है? जिंगासा तकनीकी कहा जाता है। और इसमें क्या होगा? उस टॉपिक पर जो बालक है वो क्या बनेगा? विशेषज्ञ बनेगा। उस प्रॉपर टॉपिक जो उसको मिला है या प्रॉपर उसमें जो असाइनमेंट मिला है उसमें समूह में क्या होगा? समूह में विभाजित हो गया अलग अलग करके, और वो समूह जो रहेगा ना वो उस टॉपिक पर क्या बनेगा? विशेषज्ञ बनेगा, जिसे क्या कहा जाता है? जिंगासा तकनीकी के नाम से जानते हैं। ये आप लोगों को क्या करना है? याद रखना है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर ए राउंड रॉबिन ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है ये आप लोगों को बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक कक्षा में मान के चलो 50 बच्चे हैं। कितना? तो एक कक्षा में मान के चलो 50 बच्चे हैं, और एक शिक्षक आता है, और शिक्षक आने के बाद ना सारे बच्चों को एक केवल टॉपिक देता है, और टॉपिक पर ना देने के बाद कुछ टाइम उसको खुद से डिस्कशन करने के लिए देगा, और डिस्कशन करने के बाद ना एक एक करके जो वो टॉपिक दिया है उसमें ना सामने आ करके बोलेगा, उस टॉपिक पर अपना विचार जो रहेगा वो व्यक्त करेगा, जिसे क्या बोलते हैं? राउंड रॉबिन ब्रेन स्टॉर्मिंग बोलेंगे। मतलब यह है कि एक टॉपिक पूरे कक्षा को दिया जाएगा, और देने के बाद ना अलग अलग करके एक एक बच्चे से उसको अपना विचार क्या करेगा? प्रस्तुत करने के लिए बोला जाएगा। और इसमें यह ध्यान रखा जाता है कि इसमें कोई भी बच्चा जो है ना वो छूट ना पाए, ये ध्यान रखा जाता है। प्रत्येक बालक को ना अपना अपना जो विचार है वो व्यक्त करने के लिए क्या दिया जाता है? मौका दिया जाता है उस प्रॉपर टॉपिक पर, जिसका उद्देश्य क्या होता है? सारे बच्चे को अपने विचार को व्यक्त करने का मौका दिया जाता है, और उसमें जितने भी प्रकार के झिझक वगैरह है उसको दूर करने का क्या दिया जाता है? मौका दिया जाता है। हम लोगों ने भी जब डीएलएड का इंटर्नशिप में गए थे ना तो उसमें भी बच्चों से यही कराए थे। एक टॉपिक दिए थे पूरे कक्षा को, और देने के बाद ना अपना अपना विचार एक एक करके प्रस्तुत करने के लिए बोले थे। कोई उसमें बैरियर नहीं था, कितनों भी टाइम बोल सकता था, चाहे वो 1 मिनट बोले, 50 सेकेंड बोले, कोई भी बैरियर नहीं था, लेकिन बोलने के लिए उसको बोला गया था। तो ये क्या कहलाता है? राउंड रॉबिन ब्रेन स्टॉर्मिंग कहलाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर सी
थिंक पेयर शेयर तकनीकी क्या है ये भी आप लोग जान लो। थिंक पेयर शेयर तकनीकी का मतलब यह है कि एक जो शिक्षक है ना वो क्या करेगा, प्रत्येक बालक को क्या करेगा, एक अलग अलग टॉपिक देगा। क्या, प्रत्येक जो बालक है ना वो अलग अलग टॉपिक देगा। मान के चलो 50 बच्चे हैं यही वाला, तो प्रत्येक बालक को अलग अलग टॉपिक देगा और उस टॉपिक पर ना जो बालक है वो अकेले पहले थिंक करेगा, मतलब पहले अकेले सोचेगा। सोचने के बाद ना एक अपना क्या करेगा, पेयर बनाएगा। पेयर मतलब ना एक उसको ना स्टूडेंट दिया जाएगा और उसके साथ ना जो वो सोचा है अपना, उसको क्या करेगा, सामने वाला जो अपना पेयर बना है, अपना जो जोड़ी बना है ना, तो उसको ना अपना जो सोचा है, जो जो विचार उसके मन में है, उसको इसको क्या बोलेंगे, उसके साथ शेयर करने के लिए बोलेंगे। तो ये क्या कहलाता है, तो थिंक पेयर शेयर तकनीकी कहलाता है। समझ में आया आप लोगों को। सबसे पहले कोई टॉपिक शिक्षक के द्वारा दिया गया है, वो जो बालक है वो अकेले पहले थिंक करेगा, सोचेगा। उसके बाद अपना एक साथी का पेयर बनाएगा। पेयर बनाने के बाद जो वो सोचा है उसको क्या करेगा, शेयर करेगा। किसे शेयर करेगा, जो वो साथी बनाए हैं उसको। और वो शेयर करने के बाद ना क्या करेगा, पूरे क्लास को भी वो शेयर कर सकता है। लेकिन पहले खुद सोचा, सोचने के बाद एक पेयर बनाया और इस बालक को क्या किया, शेयर किया। तो इसे ही थिंक पेयर शेयर तकनीकी भी कहा जाता है। मिलता जुलता सारे के सारे तकनीकी है, लेकिन थोड़े थोड़े इसमें अंतर है, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर डी, केस अध्ययन तकनीकी क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लो। केस अध्ययन तकनीकी का मतलब यह है कि एक जो शिक्षक है ना वो अपने विद्यालय में सबसे पहले ना क्या समस्या है इसका क्या करेगा, केस अध्ययन करेगा। मतलब किस प्रकार की मेरे विद्यालय में समस्या है ये सबसे पहले देखेगा। और देखने के बाद ना उसको ये पता चलेगा कि हाँ बच्चे जो हैं वो पढ़ नहीं पा रहे हैं क्या, और बच्चे जो है वो स्कूल से भाग थोड़ी ना जा रहे हैं, या पढ़ नहीं पा रहे या स्कूल से भाग जा रहे हैं, तो भागने का कारण क्या है, ये सबसे पहले वो केस अध्ययन करेगा। अध्ययन करने के बाद उसका जब ना वो समाधान प्रस्तुत करेगा ना, अध्ययन करने के बाद, तो जब समाधान प्रस्तुत करेगा और अध्ययन करेगा तो इसे ही क्या बोला जाता है, केस स्टडी बोला जाता है। जिसमें प्रॉपर किसी टॉपिक को क्या किया जाता है, लिया जाता है और उस टॉपिक पर ना केस स्टडी किया जाता है, केस अध्ययन किया जाता है। और उस अध्ययन करने के बाद समाधान प्रस्तुत करना क्या कहलाता है, केस स्टडी कहलाता है। हम लोग जब डीलेट कर रहे थे, जब इंटर्नशिप में गए थे ना स्कूल, तो वहाँ हम लोगों को केस स्टडी करना था। और केस स्टडी करने के साथ साथ ना एक प्रोजेक्ट तैयार करना था कि उस स्कूल में प्रॉपर क्या समस्या आ रहा है, बच्चे भाग रहे हैं तो आखिर क्यों भाग रहे हैं, और क्या क्या समस्या है, बच्चे सीख नहीं पा रहे तो क्यों नहीं सीख पा रहे हैं। तो इस पर हम लोग क्या किए थे, केस स्टडी किए थे, समस्या को ढूंढे थे। समस्या को ढूंढने के बाद उसका हम लोग क्या किए थे, समाधान प्रस्तुत किए थे। तो ये क्या कहलाता है, ये केस स्टडी कहलाता है। ठीक है, हम लोगों ने भी इसका फाइल बनाया था अलग से। और जब आप लोग डीएलएड करोगे, इंटर्नशिप में जाओगे ना स्कूल में, तो आपको भी ये सारा चीज़ करना पड़ेगा, केस स्टडी वगैरह। ठीक है, तो इसीलिए सारे जो ये ऑप्शन है उसको आप लोगों को याद रखना है। मैं ये नहीं कहता कि केवल ये इसको पूछेगा, राउंड रॉबिन ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है, मैं ये नहीं कहता कि जिज्ञासा तकनीकी क्या है ये पूछेगा। कोई भी पूछा जा सकता है। एक तरफ पूरा तकनीकी को दे देगा और एक तरफ इसका जो हल है ना, इसका जो डील है उसको दे देगा और पूछेगा कि कौन इसमें सही है। कैसे करोगे, अच्छे से याद रहेगा तभी ना बना पाओगे जो। तो इसीलिए आप लोगों को विस्तार पूर्वक अभी बताने की कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के पास टाइम है इसके वजह से। ठीक है, और आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। आप लोग रटिए मत, रटने से कोई फ़ायदे नहीं होगा। चाहो ना तो आप शॉर्ट शॉर्ट में थोड़े थोड़े करके लिख करके रख सकते हो आप लोग। ठीक है, उसके बाद तो आप लोगों का पूरा की पूरा व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करूँगा ना जी, इसका जितना भी इसका थ्योरी क्लास है, MCQ क्लास है, सारा चीज़ को, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा, है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक चौथा को ध्यान से पढ़िए। कला समेकित अधिगम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए, कला समेकित अधिगम एक क्रॉस करिकुलर शिक्षा शास्त्रीय उपागम है। बी, कला समेकित अधिगम और कक्षा शिक्षा अलग अलग अवधारणाएं। ऑप्शन सी, विज्ञान और गणित जैसे विषय की AIL के द्वारा पढ़ाए जा सकते हैं। या ऑप्शन डी, कक्षा कक्ष में AIL के प्रयोग हेतु शिक्षक को कला शिक्षा में विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है?
तो प्रश्न क्रमांक चौथा का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कक्षा कक्ष में एआईएल के प्रयोग हेतु एक शिक्षक को कला शिक्षा में विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? समेकित अधिगम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, मतलब इसमें गलत है ये बोला है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। कक्षा कक्ष में एआईएल के प्रयोग हेतु एक शिक्षक को कला शिक्षा में विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, ये इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, आप लोगों को समझा देता हूँ। सबसे पहले आप लोग ये जान लो कि कला समेकित अधिगम क्या होता है। कला समेकित अधिगम का मतलब ये होता है कि एक जो शिक्षक होता है वो कोई भी जब टॉपिक को पढ़ाता है ना, तो वो किस प्रकार की स्किल के साथ किस प्रकार की कला का उपयोग करते हुए बच्चे को पढ़ाता है क्रिएटिविटी के माध्यम से। तो ये पढ़ाने की जो स्किल होता है ना, तो उसे कला समेकित अधिगम बोलते हैं, जिसे अंग्रेजी में AIL शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। और इसका जो फुल फॉर्म होगा ना वो आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग होगा। क्या? तो वो आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग। आर्ट का मतलब ये है कि आप ना जिस प्रोफेशन में पढ़ा रहे हो, जिस टॉपिक को आप पढ़ा रहे हो, तो उसमें आप किस प्रकार से कलात्मक अपनी कौशल का उपयोग करते हुए क्या करते हो, बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा सकते हो क्रिएटिविटी के माध्यम से। और इसमें सही नहीं है बोला है, नहीं है वो ऑप्शन नंबर डी ही क्यों होगा ये जान लो। क्यों इसमें होगा? क्योंकि देखो एक जो शिक्षक है वो बहुत सारे स्किल से होकर के बहुत सारे जो कोर्स है उसको कंप्लीट करके अपना जो स्किल है, अपना जो जो उसमें एक शिक्षक बनने के लिए लगता है ना, वो सारे पड़ाव को पार करके ही ना शिक्षक बनता है। जी हाँ। तो फिर से उसमें अलग से कला शिक्षा में विशेष प्रशिक्षण की ज़रूरत कहाँ पड़ेगा? सारे प्रशिक्षण से तो वो गुजर के आया होता है ना। जैसे वो 12th पास आउट करेगा, फिर बीएड या डीलेड का कोर्स करेगा, उसके बाद फिर टेट एग्ज़ाम दिलाएगा, फिर शिक्षक भर्ती का जो एग्ज़ाम है वो दिलाएगा, हायर रैंक लाएगा, तब जाके फिर वो उसका क्या लगेगा, जॉब लगेगा। जॉब लगने के बाद फिर पहली बार शुरुआत में वो ट्रेनिंग करेगा, जॉब लगते ही थोड़ा सा बस समय समय पर उसको सिखाया जाता है। तो अलग से फिर से कहाँ सिखाने की ज़रूरत पड़ेगा पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को। तो इसीलिए ये ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो गलत हो जाएगा। समझ में आया? गलत हो जाएगा मतलब सही नहीं है बोला है ना, वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आया ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 5वां को ध्यान से पढ़ते हैं। आप लोगों के लिए कोर्ट में प्रश्न पूछा गया, ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहले अभिकथन ए करके दिया है, इसको पढ़िए। रचनावादी उपागम में विद्यार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि उनके विचारों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। कारण आर करके दिया है, इसको पढ़िए। रचनावादी इस बात पर जोर देता है कि ज्ञान शिक्षार्थियों द्वारा अंतःक्रिया, प्रत्यक्षीकरण एवं अनुभव के माध्यम से सक्रिय रूप से निर्मित होते हैं, न कि केवल शिक्षक द्वारा थोपा जाता है। ऑप्शन ए करके दिया है, अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और कारण आर अभिकथन ए का सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है लेकिन कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, अभिकथन ए सही है लेकिन कारण आर गलत है। या ऑप्शन डी, अभिकथन ए गलत है और कारण आर सही है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, ज़्यादा बेहतर होगा आप लोगों के लिए। तो प्रश्न क्रमांक 5वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है, कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहले अभिकथन ए को पढ़ो। रचनावादी उपागम में विद्यार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि उनके विचारों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। तो रचनावादी उपागम मतलब क्रिएटिविटी तरीके से जब बालक पढ़ता है ना, तो उनके सामाजिक और सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि उस पर क्या होता है, महत्वपूर्ण भूमिका डालता है, मतलब महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। कारण आर को पढ़िए। रचनावादी इस बात पर जोर देते हैं कि ज्ञान शिक्षार्थियों द्वारा अंतःक्रिया, प्रत्यक्षीकरण एवं अनुभव के माध्यम से सक्रिय रूप से निर्मित होता है, न कि केवल शिक्षार्थी द्वारा थोपे जाते हैं। तो एक जो बालक है वो जब किसी ज्ञान को क्या करता है, अर्जित करता है, सीखता है, तो वो अपने अंतःक्रिया द्वारा सीखता है, प्रत्यक्षीकरण के द्वारा सीखता है, मतलब सामने जो चीज़ उनको दिखता है अनुभव करके सीखता है, साथ ही अपने अनुभव के माध्यम से ही सीखता है। और सक्रिय रूप से क्या करता है, वो निर्मित करता है ज्ञान को भी और सीखता है। तो ये क्या होगा, तो ये एक दूसरे से रिलेटेड ही ना हो रहा है। जी हाँ। और शिक्षक द्वारा थोपा थोड़ी नहीं जाता है किसी प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन है वो तो नहीं थोपा जाता। तो ये क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें
करेक्ट हो जाएगा, दोनों क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है। और एक दूसरे का क्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है, इसीलिए। और एक चीज़ आप लोग नोटिस करिएगा, अगर आप लोगों को ना इस प्रकार के प्रश्न आए और आप लोगों को लगे कि मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि मेरे को क्या इसका आंसर हो सकता है बोल करके ना, तो आप लोग क्या कीजिएगा, अधिकतर ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होता है। अगर दोनों में ना रिलेटेड अगर कहीं जो थ्योरी है वो बोला गया, मतलब रिलेटेड टॉपिक बोला गया है ना, तो अधिकतर जो होता है ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होता है, ठीक है। ये आप लोग कीवर्ड को मिलाते हुए जाइएगा ना तो थोड़ा सा और अच्छे से आप लोगों को समझ में आता जाएगा, ठीक है। इसीलिए प्रैक्टिस करते जाइए, ज़्यादा बेहतर होगा आप लोगों के लिए। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 को ध्यान से पढ़िए। एनईपी 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम को निम्नलिखित शैक्षिक स्तरों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला प्रीपैरेटरी, दूसरा करके दिया है बी को देखिए आधारभूत स्तर, सी उच्च माध्यमिक स्तर और डी मिडिल स्तर, ई करके दिया है माध्यमिक स्तर और एफ करके दिया है प्राथमिक स्तर। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। अगर आप लोगों ने एनईपी 2020 को थोड़ा बहुत भी नॉलेज होगा ना तो बताइए, फिर आप लोगों को मैं विस्तार पूर्वक बताऊंगा। और आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, ये जो एनईपी 2020 वाला जो टॉपिक है ना वो आप लोगों का सामान्य ज्ञान जो आप लोगों का विषय है उसमें ही ये ऐड है। तो आप लोगों को सामान्य ज्ञान की क्लास में आप लोगों को जरूर पढ़ाऊंगा एनईपी 2020 को, एनसीएफ 2005 को और उसके अलावा आरटीई 2009, ये तीनों को आप लोगों को पढ़ाऊंगा, चिंता आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है। चलिए अगर पता होगा तो बताइए, फिर आप लोगों को विस्तार पूर्वक मैं इसका आंसर दूंगा आप लोगों को। तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो सबसे पहले देखो एनईपी 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम को निम्नलिखित शैक्षिक स्तर में विभाजित किया गया है। तो कौन कौन से शैक्षिक स्तर में विभाजित किया गया है, आप लोगों ने सुना होगा 5+3+3+4 का कॉन्सेप्ट एनईपी 2020 में दिया गया है। 5 का मतलब क्या है, तो 5 का जो मतलब होता है ना वो आधारभूत स्तर हो जाएगा। 3 का मतलब क्या होता है, प्रीपैरेटरी स्तर हो जाएगा। उसके अलावा 3 का और क्या मतलब होता है, तो वो मिडिल स्तर हो जाएगा। उसके अलावा 4 का मतलब क्या होता है, तो 4 का मतलब जो होगा वो माध्यमिक स्तर हो जाएगा। तो इसलिए ना एनईपी 2020 में 5+3+3+4 का कॉन्सेप्ट दिया गया है, ठीक है। तो इसीलिए प्रीपैरेटरी स्तर, आधारभूत स्तर, मिडिल स्तर और माध्यमिक स्तर इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब आप लोगों को ना थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट को ना और अच्छे से क्लियर कर दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, ठीक है, ताकि आप लोगों को याद रहे। अभी भी आप लोगों को एनईपी 2020 है ना वो पढ़ा दे रहा हूँ, आप लोगों का एक क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, सारी चीज़ को ना आप लोगों को क्लियर कर रहा हूँ। भले ही आप लोगों को क्वेश्चन कम पढ़ो, लेकिन जितना पढ़ो सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर होना चाहिए, मेरा उद्देश्य ये रहता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों का ना ये 5+3+3+4 का कॉन्सेप्ट क्या है ये आप लोगों को समझा देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 5 का मतलब ये है कि सबसे पहले एक जो बालक है ना वो 3 वर्ष जैसे ही पहुंचेगा, एक जो बालक है वो 3 वर्ष क्या करेगा, जैसे ही उसका एज होगा ना तो उसको आंगनवाड़ी या बालवाड़ी में भर्ती किया जाएगा और 3 वर्ष कम से कम आंगनवाड़ी और बालवाड़ी में पढ़ेगा। तो ये 3 से कितना हो जाएगा, लगभग इसका 6 वर्ष तक की किस में पढ़ेगा, ये आंगनवाड़ी या बालवाड़ी में पढ़ेगा। जैसे ही 6 वर्ष बालक होगा उसके बाद कक्षा पहली और कक्षा दूसरी में ना उसको भर्ती किया जाएगा, किस में, तो जैसे ही 6 वर्ष कंप्लीट करेगा तो कक्षा पहली और दूसरी में वो क्या करेगा, भर्ती होगा। तो 3 साल आंगनवाड़ी और या बालवाड़ी और उसके अलावा 2 साल जो होगा वो कक्षा पहली और दूसरी आ जाएगा। ये 5 के अंतर्गत ये दोनों आ रहा है क्या, तो ये जो 5 का कॉन्सेप्ट है ना उसके अंतर्गत ये दोनों आ रहा है। 3 साल आंगनवाड़ी या बालवाड़ी में पढ़ेगा बालक जो है वो, और 2 साल क्या करेगा, कक्षा पहली और दूसरी में पढ़ेगा। तो ये 5 का कॉन्सेप्ट है और इसे क्या कहा जाता है, तो इसे आधारभूत स्तर बोला जाता है, फाउंडेशनल कोर्स कहा जाता है। यह आप लोगों को 5 का कॉन्सेप्ट समझ में आया। उसके बाद 3 का कॉन्सेप्ट क्या है ये जान लो। जैसे ही बालक कक्षा पहली और दूसरी क्रॉस किया, दूसरी क्रॉस करने के बाद ना ये तीसरा वाला स्टेज में आ जाएगा, मतलब 3 वाला जो कॉन्सेप्ट है ना उसमें आ जाएगा। इसमें कक्षा तीसरी, चौथी और पांचवी पढ़ेगा और इसे क्या बोला जाता है, इसे प्रीपैरेटरी स्तर कहा जाता है। क्या,
तो इसे प्रीपैरेटरी स्तर कहा जाता है। तो यहाँ पहुँचेगा बालक, तो यहाँ पर पहुँचने पर उसका एज कितना होगा, तो यहाँ पर जो एज होगा ना वो 8 से लेकर के 11 वर्ष तक की उम्र तक की यहाँ पढ़ेगा, मतलब तीसरी चौथी पाँचवीं जो है ना वो 8 से लेकर के 11 वर्ष तक की उम्र तक की पढ़ेगा। उसके अलावा फिर इसके बाद ना तीसरा स्टेज में आएगा। कौन सा स्टेज में, तीसरा स्टेज में आएगा। ये कौन सा स्टेज कहलाता है, तो ये मिडिल स्टेज कहलाता है। क्या, तो ये जो स्टेज है वो मिडिल स्टेज कहलाएगा। इसमें जो बालक है वो छठवीं सातवीं और आठवीं पढ़ेगा, तो ये मिडिल स्तर हो जाएगा। और छठवीं सातवीं आठवीं कितना वर्ष के बालक है जो पढ़ेगा, तो वो 11 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के जो बालक है वो पढ़ेगा। उसके बाद फिर 4 स्टेज में आ जाएगा, और ये स्टेज को क्या बोला जाता है, माध्यमिक स्तर बोला जाता है, जिसे सेकेंडरी भी बोला जाता है। और इसमें 4 क्लास पढ़ेगा। कौन कौन सा, तो 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं पढ़ेगा, 4 स्तर। और इसमें एज इसका क्या होगा, 14 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक की उम्र तक पढ़ेगा। एक बार और आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 5+3+3+4 का कॉन्सेप्ट NEP 2020 में दिया गया है। और इसमें ना एक जो बालक है जैसे ही वो 3 वर्ष की उम्र में पहुंचेगा तो वो सबसे पहले आंगनवाड़ी या बालवाड़ी जाएगा। वहाँ वो 3 वर्ष तक की पढ़ेगा आंगनवाड़ी या बालवाड़ी में, और उसका जो एज है आंगनवाड़ी से बालवाड़ी के बीच वो 3 वर्ष से 6 वर्ष के बीच में वो पढ़ेगा। 6 वर्ष बालक जैसे ही पहुंचेगा कक्षा पहली और कक्षा दूसरी में वो क्या करेगा, अध्ययन करेगा। तो ये किस में होगा, कक्षा पहली और दूसरी में अध्ययन करेगा, तो 2 वर्ष इसमें अध्ययन करेगा। तो 6 से 7 और 8 वर्ष की उम्र तक की कहाँ पढ़ेगा, ये जो 5 का जो कॉन्सेप्ट है उसमें हो जाएगा। और 5 के कॉन्सेप्ट में ना क्या होगा, ये बालवाड़ी या आंगनवाड़ी भी 3 साल का शामिल है, और 2 साल का ना कक्षा पहली और दूसरी शामिल है। इसको क्रॉस करने के बाद फिर से उसमें तीसरा वाला जो स्टेज है ना उसमें आएगा, मतलब 3 वाला जो कॉन्सेप्ट है उसमें आएगा दूसरा स्टेज में। पहला वाला को ना फाउंडेशनल कोर्स कहा जाता है, उसके बाद दूसरा में पहुंचेगा ना तो वो प्रीपैरेटरी स्तर कहा जाता है इसको। इसमें जो बालक है वो कक्षा तीसरी चौथी और पाँचवीं पढ़ेगा, और इसमें जो एज होगा वो 8 से लेकर के 11 वर्ष तक की होगा। पाँचवीं पढ़ने के बाद ये जो बालक है वो तीसरा स्टेज में फिर से पहुंचेगा, और इसमें ना कितना पढ़ेगा, तो इसमें छठवीं सातवीं और आठवीं पढ़ेगा। कौन से एज में पढ़ेगा, तो 11 से लेकर के 14 वर्ष की उम्र में पढ़ेगा, और इसे क्या बोला जाता है, मिडिल बोला जाता है। उसके अलावा अंतिम जो 4 का कॉन्सेप्ट है उसमें फिर से पहुंचेगा, और इसमें ना 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं जो बालक है वो पढ़ेगा। 14 वर्ष की उम्र से लेकर के 18 वर्ष की उम्र तक की 4 क्लास वो पढ़ेगा। तो इसीलिए ये जो 5+3+3+4 का जो कॉन्सेप्ट है ना वो NEP 2020 में दिया गया है। सबसे पहले 5 जो है वो क्या कहा जाता है, आधारभूत स्तर बोला जाता है। 3 को क्या बोला जाता है, प्रीपैरेटरी स्तर बोला जाता है। फिर से जो 3 है उसको क्या बोला जाता है, तो वो मिडिल स्तर बोला जाता है। उसके बाद 4 का कॉन्सेप्ट है उसको क्या बोला जाता है, तो वो माध्यमिक स्तर बोला जाता है। तो देखो ना जी, ए करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, और उसके अलावा डी करेक्ट हो जाएगा, और ई करेक्ट हो जाएगा। देखो ना, ए बी डी और ई, तो ऑप्शन नंबर बी ही ना करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा इसके नाम को भी आप लोगों को याद रखना है। समझ में आया, 2 बार बताने का मतलब यह है कि आप लोगों को इसको समझना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। तो इजी तरीके से आप लोगों को क्या होगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलेंगे इसी प्रकार से। अब चलिए प्रश्न क्रमांक 7वां को ध्यान से पढ़ते हैं। आप लोगों का ये जो है ना वो छोटा छोटा दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। उसके बाद इसका जो PDF है ना वो अपने व्हाट्सअप ग्रुप में डालूंगा, तो दोबारा प्रैक्टिस कर लेना जूम करके आराम से। लेकिन समझाने के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोग क्या कीजिएगा, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। और आप लोगों का ना लगभग 8 से 10 ही क्वेश्चन कराऊंगा, ज़्यादा नहीं कराऊंगा। उसके अलावा 8 से 10 क्वेश्चन जो रहेगा ना एक्स्ट्रा आप लोगों को ना होमवर्क के लिए दूंगा। उसको आप लोगों को पढ़ना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, और PDF के लास्ट में उसका आंसर दे दूंगा। तो आप लोग क्या करना, उसमें से आंसर देख करके समझना ना। और जो चीज़ आप लोगों को समझ में नहीं आएगा ना वो मेरे को क्या करना, आप पर्सनली ना, आप लोगों के पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है ना, तो उसमें आप लोग क्या करना, उसमें मेरे को व्हाट्सअप कर देना कि सर ये क्वेश्चन प्रॉपर मुझे समझ नहीं आ रहा बोल करके। तो जब नेक्स्ट क्लास लाऊंगा ना तो वो प्रश्न उसमें ऐड कर दूंगा, ठीक है। और समझ में आ जाएगा तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। तो आपके प्रैक्टिस के लिए एक्स्ट्रा दे दूंगा आप लोगों को जो क्वेश्चन है वो, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 7वां को ध्यान से पढ़िए। शिक्षण विधि का उसके विवरण के साथ मिलान करें। तो मतलब आप लोगों को ना स्तंभ 1 और स्तंभ करके आप लोगों को कुछ कुछ विधियां दिया है, और उसका जो डील है उसको दिया है। तो पहला को पढ़िए, ह्यूरिस्टिक खोज विधि। दूसरा समस्या समाधान विधि। तीसरा आगमन निगमन विधि। और चौथा विश्लेषण और संश्लेषण विधि। उसके अलावा पहला करके दिया है ए में, विशिष्ट उदाहरणों से सामान्यीकरण की ओर जाना, इसका विपरीत क्रम।
बी करके दिया है शिक्षार्थियों को अनुभव के माध्यम से सक्रिय रूप से समस्या समाधान खोजने के लिए प्रोत्साहित करना। सी करके दिया है जटिल अवधारणाओं को बेहतर समझने के लिए छोटे छोटे इकाइयों में विभाजित करना एवं इसका विपरीत क्रम। उसके अलावा डी करके दिया है समस्याओं को हल करने और निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए संरचित चरणों का प्रयोग। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, एक बार बीच में रोक लीजिए, आप दोबारा अपने आप में दोबारा पढ़ लीजिए और उसके बाद आंसर लेने की कोशिश कीजिए आप लोग, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों को सारी ये जो विधि है ना उसको आप लोगों को समझाऊंगा मैं। तो प्रश्न क्रमांक 7वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहले एक तरफ ना देखिए स्तंभ एक करके दिया और स्तंभ दूसरा करके दिया है, तो आपको ना एक दूसरे को क्या करना था, सुमेलित करना था, मतलब मिलाना था। चलिए मिलाते हुए चलते हैं अलग अलग विधियों को। सबसे फर्स्ट में दिया है ह्यूरिस्टिक एवं खोज विधि। तो ह्यूरिस्टिक व खोज विधि क्या कहलाता है? तो ह्यूरिस्टिक व खोज विधि जो होगा ना वो बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। शिक्षार्थियों के अनुभव के माध्यम से सक्रिय रूप से समस्या समाधान खोज के लिए प्रोत्साहित करना, ये जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। अब आप लोगों को ना ह्यूरिस्टिक एवं खोज विधि क्या होता है यह आप लोगों को अपने शब्द में बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। खोज विधि या ह्यूरिस्टिक विधि का मतलब यह है कि मैं बालकों को ना एक प्रकार का टॉपिक दे देता हूँ और उस टॉपिक को वो बालक क्या करेगा, अपने अनुभव के माध्यम से वो सक्रिय रूप से क्या करेगा, जो मैं टॉपिक दिया हूँ या जो मैं कोई समस्या दिया हूँ उसको ध्यानपूर्वक सबसे पहले समझेगा। समझने के बाद खोजबीन के माध्यम से उसका जो आंसर है उसके बारे में जितना सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो खुद कलेक्ट करेगा स्वयं, तो वो क्या कहलाएगा, खोज विधि कहलाएगा। मतलब ये है कि अपने ना वो खोजबीन के माध्यम से समस्या का जब समाधान वो खुद करेगा अपने आप ना, तो वो खोज विधि कहलाता है। समझ में आया ह्यूरिस्टिक विधि या खोज विधि क्या होता है। उसके अलावा दूसरा को देखिए समस्या समाधान विधि। तो समस्या समाधान विधि का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। समस्याओं को हल करने और निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए संचित चरणों का प्रयोग। मतलब ये है कि समस्या समाधान में मैं एक बालक को समस्या दे दूंगा, उस समस्या को क्या करेगा, केवल उस समस्या को हल को वो ढूंढेगा, तो हल करेगा और निष्कर्ष निकालेगा कि इस समस्या का ये हल है या ये इसका उपाय है, तो वो क्या कहलाएगा, समस्या समाधान विधि कहलाएगा। ठीक उसी प्रकार से तीसरा आगमन और निगमन विधि। तो आगमन और निगमन विधि का जो करेक्ट होगा ना वो ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। विशिष्ट उदाहरणों से सामान्यीकरण की ओर जाना और इसका विपरीत। आप लोगों को ना अपने शब्दों में मैं आगमन विधि क्या होता है और निगमन विधि क्या होता है ये आप लोगों को समझा देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आगमन विधि को बता देता हूँ सबसे पहले। आगमन विधि का मतलब ये होता है कि एक जो शिक्षक है वो किसी कक्षा में जा कर के जब बालक को पढ़ाता है किसी टॉपिक को, तो पढ़ाने से पहले ना बालकों को सबसे पहले ना क्या करता है, उदाहरण देता है जिस टॉपिक को पढ़ाता है उस टॉपिक का, और उदाहरण जब दे देता है उसके बाद ना उस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी नियम कायदा कानून जो भी होता है ना, रूल रेगुलेशन, उन सारी चीज़ को जब बताता है ना तो वो आगमन विधि कहलाता है। ठीक उसी प्रकार से निगमन विधि उसका उल्टा होता है। निगमन विधि का मतलब ये है कि जिस टॉपिक को एक शिक्षक जो पढ़ाता है ना, तो पढ़ाने से पहले उस टॉपिक का नियम कायदा कानून रूल रेगुलेशन जितना भी है ना वो सारा चीज़ जब बताएगा बालकों को, और बताने के बाद फिर जब उदाहरण देगा तो वो निगमन विधि कहलाता है। एक को याद रखना है आप लोगों को, आगमन विधि को केवल। तो आगमन विधि का ठीक उल्टा क्या होगा, निगमन। आगमन विधि में ना क्या किया जाता है, आप एक शिक्षक हो और शिक्षक होने के नाते जब आप कक्षा में पढ़ाने गए हो तो पढ़ाने से पहले ना बच्चों को क्या कर रहे हो, उदाहरण दे रहे हो। जैसे पौधे वौधे के बारे में आप पढ़ाने गए तो पढ़ाने से पहले आप उसको क्या किए, उदाहरण दिए कि बच्चों ये पेड़ का क्या है, पौधा है, ये कैसे दिखता है, किस प्रकार से ये होता है, कैसे इसका जड़ होता है। आप उदाहरण दे करके क्या किए, सबसे पहले बच्चे को बताए, उदाहरण दिए। उसके बाद जब उसका नियम कायदा कानून रूल रेगुलेशन ग्रामर वोकैबुलरी सब बताओगे ना तो वो क्या कहलाएगा, आगमन विधि कहलाएगा। समझ में आया आप लोगों को आगमन विधि क्या होता है। ठीक उसका उल्टा निगमन होता है, ये समझ लेना आप लोग। उसके अलावा चौथा को पढ़िए, डी को, विश्लेषण और संश्लेषण विधि। तो विश्लेषण और संश्लेषण विधि क्या होगा, तो ये जटिल अवधारणाओं को बेहतर समझ के लिए छोटे छोटे इकाइयों में विभाजन करना एवं इसका विपरीत क्रम। तो अब आप लोगों को ना विश्लेषण विधि क्या होता है ये अपने शब्दों में और सरल तरीके से समझा देता हूँ। विश्लेषण विधि का मतलब यह है कि मान के चलो मैंने आप लोगों को एक समस्या दिया, किसी भी प्रकार के प्रश्न दे दिया, तो
आप अपने समझ के लिए वो जो समस्या है या वो जो टॉपिक है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में सबसे पहले क्या किए, विभक्त किए अलग अलग पार्ट में, और पार्ट में विभक्त करने के बाद क्या किए, आप उसको समझे अच्छे से, बेहतर तरीके से समझे उसको पार्ट में अलग अलग करके, तो वो विश्लेषण विधि कहलाता है। संश्लेषण विधि ठीक उसका उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट में जो अलग अलग बटा हुआ जो इन्फॉर्मेशन है ना, उसको पहले एक साथ इकट्ठा किया जाता है, और इकट्ठा करके जब उसका अध्ययन किया जाता है ना, तो उसे संश्लेषण विधि किया जाता है। समझ में आया आप लोगों को? विश्लेषण विधि में जो जानकारी होता है उसे छोटे छोटे पार्ट में काटा जाता है, तोड़ा जाता है और समझा जाता है। लेकिन संश्लेषण विधि में छोटे छोटे पार्ट में जो इन्फॉर्मेशन बिखरा हुआ रहता है ना, उसे एक साथ कलेक्ट करके जब समझा जाता है ना, तो उसे संश्लेषण विधि कहा जाता है। दोनों में अंतर को आप लोगों को समझ में आया? तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। मैं जो समझा रहा हूँ उसे अच्छे से समझिए, रटना आप लोगों को नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आप लोगों को सेम टू सेम प्रश्न दिया जाएगा, सेम टू सेम इसमें जो एग्जैक्ट लिखा है वही दिया जाएगा। हो सकता है कि अपने शब्दों में बदल करके दे दें। तो इसीलिए आप लोगों को केवल ह्यूरिस्टिक विधि या खोज विधि क्या होता है, समस्या समाधान विधि क्या होता है, आगमन निगमन विधि क्या होता है, विश्लेषण संश्लेषण विधि क्या होता है, इसके बारे में नॉलेज आप लोगों को होना चाहिए, पता होना चाहिए कि क्या क्या होता है। इसलिए आप लोगों को अलग से ना समझाते हुए चलता हूँ। अदरवाइज़ तो मैं केवल प्रश्नों को बताऊँ, आंसर को बताऊँ और चला जाऊँ, ये होगा, बाकी तुम समझो बोल करके। लेकिन मेरा उद्देश्य ये बिल्कुल भी नहीं रहता है, ठीक है? आप लोगों को समझाना ही मेरा उद्देश्य रहता है। चलिए, आज की क्लास के अंतिम प्रश्न को आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए। उसके बाद और भी क्वेश्चन है, उसको आप लोगों को होमवर्क के तौर पे आप लोगों को दूंगा मैं, ठीक है? चलिए, प्रश्न क्रमांक 8वां को ध्यान से पढ़िए। सहयोगात्मक अधिगम कोलाबोरेटिव लर्निंग का विचार समीपस्थ विकास क्षेत्र जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट प्रत्यय के आधार पर विकसित हुआ है। इसका प्रतिपादन खालिस्तान ने किया है। ऑप्शन ए जीन पियाजे, ऑप्शन बी BF स्किनर, ऑप्शन सी लेव वाइगोस्की या ऑप्शन डी नॉम चॉम्स्की। तो प्रश्न क्रमांक 8वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर सी लेव वाइगोस्की करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सहयोगात्मक अधिगम कोलाबोरेटिव लर्निंग का विचार समीपस्थ विकास क्षेत्र जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट प्रत्यय के आधार पर विकसित हुआ है। इसका प्रतिपादन करता खालिस्तान ने किया है। तो इसका जो प्रतिपादन किया है ना, वो लेव वाइगोस्की नामक ना जो मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने किया है। ये आप लोगों को नोट करके रखना है, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अब आप लोगों को ये समझा देता हूँ कि समीपस्थ विकास क्षेत्र या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि एक जो व्यक्ति है ना, वो अपने दम पर अकेले क्या सीखता है, और उसके बाद ना सहयोग के माध्यम से, मतलब किसी व्यक्ति के सहयोग के माध्यम से वो क्या सीखता है, उन दोनों के बीच के जो फ़र्क होता है ना, उसे क्या कहते हैं, तो उसे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है। और सरल शब्दों में समझा देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। एक अकेला व्यक्ति किसी कार्य को ना कितना कर सकता है ये, और उस कार्य में ना जब किसी का सहयोग लेता है तो उसमें कितना कर पाता है, तो इन दोनों के बीच में जो फ़र्क होता है ना, तो इसे क्या बोला जाता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है। जिसे लेव वाइगोस्की ने जाना है कि अकेले बिना किसी की मदद से वो कितना सीख पाता है और कितना कर सकता है, उसका क्षमता क्या है। उसके बाद जब सहयोग लेता है, तो सहयोग लेने के बाद उस कार्य को फिर से वो करता है, तो फिर उसके बाद कितना कर पाता है। तो इन दोनों के बीच में जो फ़र्क है ना, कि अकेले करना और किसी के मदद के साथ में करना, तो इन दोनों के फ़र्क के बीच की जो दूरी होता है ना, उसे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है, जिसे हिंदी में समीपस्थ विकास क्षेत्र कहा जाता है। और इसका प्रतिपादन करता लेव वाइगोस्की नामक मनोवैज्ञानिक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 8वां का जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर सी लेव वाइगोस्की इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? तो ये आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद ना ये जो जितना भी प्रश्न आप लोगों का है ना, ये कूट में पूछा जाने वाला प्रश्न है जी, बहुत सारा। ये सारे के सारे जो प्रश्न है ना, वो अपने जो व्हाट्सअप ग्रुप है ना, उसमें डाल दूंगा सारे प्रश्नों को आप लोगों को, ठीक है? ये देखो, बहुत सारा अलग अलग कूट में पूछा गया वाला प्रश्न है। और आप लोगों को ना किसी भी प्रश्न में ना अगर डाउट हो ना, तो मेरे को ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, मतलब व्हाट्सअप ग्रुप में बता दीजिएगा। उसमें आप लोगों को क्या करूँगा, उस प्रश्न को मैं अगले क्लास में ला दूंगी या आप लोगों को वहीं पर समझा दूंगा, ठीक है? और इसको तो आप लोगों को समझा
दी हो ना जस्ट अभी NEP 2020 को। इसका कॉन्सेप्ट क्या था, तो 5+3+3+4 का जो कॉन्सेप्ट है वही था, ये आप लोगों को तो बता ही दिया हूँ मैं, तो ये आप लोगों से ईजी समझ में आ जाएगा। 2020 से रिलेटेड और कुछ कुछ क्वेश्चन है इसमें, ये भी आप लोगों से बन जाएगा जो समझाया हूँ वो, है ना। और अलग अलग ये देखो बहुत सारे क्वेश्चन है जी जो आप लोगों को होमवर्क के तौर पर छोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है। पहले क्या कीजिएगा आप लोग, मैं बताऊँ, आप लोग ये करिएगा, पहले पहले खुद से प्रश्न को पढ़िए, आंसर खुद लीजिए, उसके बाद PDF के लास्ट में उसका जो आंसर है वो दिया गया है तो उसमें करेक्ट कीजिए कि आप लोगों का एक्स्ट्रा में ना कितना सही होता है, ये आप लोग करेक्ट कर लीजिए। पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए, ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ये देखो NEP 2020 का फिर से इसमें दिया है, तो इसको आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ध्यान से पढ़ोगे तो। ये तो आप लोगों को समझा ही दिया हूँ ना। तो चलिए आज इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर देते हैं, और अगर आप लोग चैनल को अभी तक ही सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी जब क्लास लाओ ना तो प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को उसका प्रॉपर टाइम पे नोटिफिकेशन मिले। जब आप सब्सक्राइब करते हो तभी आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन मिलता है, तो इसीलिए ज़्यादा जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और देखोगे ना तो बहुत सारा क्वेश्चन है जी, लगभग 25 क्वेश्चन है आप लोगों के लिए अलग से लाया हूँ, ठीक है। तो उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग।